जहां तक नाटो विस्तार की बात है, जहां तक नाटो के विस्तार की बात है, आप जानते हैं इस मुद्दे पर हमारी स्थिति पहले जैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यूक्रेन अब भी संप्रभु राज्य है। उसके पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। मुझे यहाँ कुछ भी खास नहीं दिखता या कुछ भी ऐसा नहीं है जो रूस और यूक्रेन के संबंधों पर असर डाल सके। यह संभव है कि रूस और यूक्रेन के बीच संबंधों को और खराब किया जा सकता है। यह पुतिन थे 2002 में, जब वो नए रूसी जार नहीं बने थे और जब उन्होंने रूसी संविधान नहीं बदला था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास जीवन भर सत्ता रहे। लेकिन अब जब उनके पास पूर्ण सत्ता है तो वह शांति नहीं चाहते, वह यूक्रेन का एक हिस्सा चाहते हैं। और यही वजह है कि वह अब यूक्रेन को एक संप्रभु राज्य नहीं मानते और किसी तरह वह नाटो को एक खतरा मानते हैं। बस सुनिए उन्होंने 2 दिन पहले 17 दिसंबर को क्या कहा था। हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते या अनुरोध नहीं करते, हम बस इतना कहते हैं कि हमें जो वादे किए गए थे उन्हें निभाया जाए। सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि नेटो पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास क्या है? उन्होंने बस इसे नजरअंदाज कर दिया। एक के बाद एक विस्तार की लहरें आईं। हम कुछ खास नहीं मांगते, हम बस यही चाहते हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उनका सम्मान किया जाए। अब पुतिन कहते हैं कि नाटो ने सोवियत संघ से वादा किया था कि वह विस्तार नहीं करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सोवियत नेता जो वास्तव में नाटो नेताओं के साथ इस बातचीत का हिस्सा थे, कहते हैं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। असल में वह कहते हैं कि उन्होंने इस पर बात भी नहीं की थी, क्योंकि नाटो का विस्तार नहीं होता, देश खुद आवेदन करके नाटो में आते हैं। नाटो खुद देशों को शामिल होने के लिए नहीं कह रहा। आप खुद यह संदेश सुन लें मिखाइल गोर्बाचेव, अंतिम सोवियत नेता से। यह पुतिन के सभी झूठों की पोल खोल देता है। आज मुझसे पूछा जाता है कि अनुबंध में क्यों नहीं तय किया गया कि नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। उस वक्त नाटो और वार्सा संधि दोनों थे, लेकिन हम इसे कैसे तय करते, उस समय यह सवाल उठा ही नहीं था। उस वक्त उन्होंने सवाल नहीं किया। इसका मतलब क्या यह एक मिथक है कि पश्चिम ने आपको नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के मामले में धोखा दिया? मिथक सच है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, असल में वो एक मिथक है। प्रेस, प्यारी प्रेस, उसका भी इसमें हाथ है। आज तक कुछ झूठी थ्योरीज हैं कि मॉस्को को जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के दौरान वादे किए गए थे, 2+4 संधि से पहले, और उसके निष्कर्ष पर कि पश्चिमी रक्षा गठबंधन पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, हमने जोर दिया कि जर्मनी किसी रक्षा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक तटस्थ स्थान है। लेकिन यह हमारे साथ ही समाप्त हो गया। कैंप डेविड में अमेरिकी सोवियत शिखर सम्मेलन में हमने एक और नाटो में एकीकृत जर्मनी के लिए अपनी स्वीकृति दी, जो पूर्ण राज्य संप्रभुता है। फिर यह भी स्पष्ट था कि उन्होंने खुद ही तय किया कि वे किस गठबंधन में शामिल होंगे, मॉस्को। हमारे पास सोवियत रक्षा मंत्री मार्शल जसोव भी थे। उनसे पूछा गया कि क्या 1990 में नाटो का पूर्वी विस्तार क्रेमलिन में कोई विषय था। गोर्बाचेव ने मुझसे कभी भी पश्चिम की गारंटियों के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे नहीं पता कि उनका अमेरिका के साथ कोई समझौता था या नहीं इस सवाल पर, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता, कोई बातचीत हुई ही नहीं थी। एक भी नहीं। लेकिन 2 अलग अलग उच्च पदस्थ सोवियत अधिकारी थे जो दोनों एक ही बात कहते हैं। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन पुतिन बार बार इस झूठ को दोहराते रहते हैं, और सिर्फ पुतिन ही नहीं हैं। लावरोव भी वही करते हैं, पेस्कोव भी वही करते हैं, और हर एक रूसी समर्थक जो रूसी आक्रमण का समर्थन करता है वही बात कहता है। असल में इस दावे का कोई तथ्य समर्थन नहीं करता, और यह रूस द्वारा इस्तेमाल किया गया अकेला झूठ नहीं है। रूस के पास झूठों की एक पूरी सूची है, जिनका इस्तेमाल वे अपने आक्रमण को सही ठहराने और निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों और यूक्रेनी बच्चों की हत्याओं को जायज ठहराने के लिए करते हैं। मैंने हाल ही में रूस पर वर्षों से नजर रखने वाले प्रोफेसर ब्रानिस्लाव स्लानसिद से पुतिन के झूठों का पर्दाफाश करने का अनुरोध किया। अब तक यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण बातचीतों में से एक है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को यह पसंद आएगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन आपको बातचीत दिखाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को जरूर साझा करें
और कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि इस वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को यह देखना चाहिए, क्योंकि लोग बार बार रूसी झूठ का शिकार हो जाते हैं, जबकि इन्हें आसानी से झूठा साबित किया जा सकता है। रूसी झूठों का तथ्यों से कोई समर्थन नहीं है। तो ये रही वो बातचीत। सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर ब्लैनिस्लाव स्ट्रांसिस हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आपका स्वागत है। बात करने के लिए उत्साहित हूं। हाँ, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम इसमें सीधे कूद सकते हैं। मैंने आपको ऐसे ही ढूंढा था। यह लेख बहुत अच्छा था और दिखाता है कि आप इन विषयों पर कितनी स्पष्टता से सोचते हैं। मुझे नहीं पता आपने यह देखा या नहीं। सरगेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्री, ने आज सुबह ही ट्वीट किया कि नाटो लगातार विस्तार कर रहा है और यही बहाना रूस अब तक इस्तेमाल करता आ रहा है। तो शायद आप हमें अपना नजरिया बता सकते हैं कि आप किस तरह से उस तर्क का जवाब देते हैं जो रूसियों ने अब तक दिया है। क्या नाटो विस्तार के कारण रूस को लगता है कि उन्हें अन्य देशों पर हमला करना जरूरी है? हाँ, तो यह तर्क, जैसे कि रूसियों की कई बातें होती हैं, हमेशा कुछ तथ्य होते हैं, बुनियादी तथ्य, जिन पर वे अपने बयान टिकाते हैं ताकि वे असरदार लगें, और फिर वे इन्हीं से आगे बढ़कर अपनी मनचाही बातें साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर बुनियादी तथ्य यह है कि रूस को नाटो में नए सदस्य पसंद नहीं हैं, खासकर वे जो उसकी सीमाओं के पास हैं। यह सच है, उन्हें यह कभी पसंद नहीं आया, लेकिन वजह वह नहीं है जो वे अभी कहते हैं, और न ही वह है जो उनके बहुत से समर्थक बताते हैं, यानी सुरक्षा संबंधी चिंता। तो मूल रूप से नाटो विस्तार को लेकर आम तर्क यह है, जैसा कि वे इसे कहते हैं, कि पश्चिम ने कथित तौर पर शीत युद्ध के खत्म होने के समय सोवियत संघ से वादा किया था कि वह कभी भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा। अगर चाहें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, मुझे बताने में खुशी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक विशेष मामला है जो पूर्वी जर्मनी के खास मामले से जुड़ा है। यह एक वादा है जो हमने लिखित में किया था और अब तक निभाया है। इसमें कोई भी पूर्वाग्रह शामिल नहीं था। इसमें पूर्वी यूरोप से नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर कोई भी पक्षपात नहीं था। अब रूसियों का जो तर्क है वह यह है कि इन सदस्यों को शामिल करना जो रूसी सीमा के करीब हैं, किसी न किसी तरह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और आम तौर पर यह विचार इस पर आधारित है कि देखिए, नाज़री पोलैंड के रास्ते आए थे, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन भी पोलैंड के रास्ते आए थे। हमारी सीमा के पास कुछ भी आए तो वह सुरक्षा के लिए खतरा है ना? यही मूल तर्क है। और इसी वजह से विचार यह है कि हम कुछ इस तरह से सोचते हैं। पश्चिम ने लगातार नए सदस्य जोड़कर रूसियों को उकसाया। आखिरकार रूस और सहन नहीं कर सका और यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि माना जा रहा था कि यूक्रेन सदस्य बनने वाला था। इस तथ्य के अलावा कि हाँ, नाजी और उनसे पहले जर्मन पोलैंड के रास्ते रूस पर गए थे और उनसे भी पहले नेपोलियन पोलैंड के रास्ते रूस पर हमला करने गया था, अब इनमें से कुछ भी सच नहीं है। तो मूल रूप से मैं इसका जवाब इस तरह देता हूं। सबसे पहले, खतरे के संदर्भ में रूसियों की समस्या यह है कि वे अपने पड़ोसियों को सस्ती ऊर्जा और कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा ज्यादा कुछ दे नहीं सकते। वे आमतौर पर कोई आकर्षक व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत अमीर नहीं हैं और वे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नवाचार नहीं करते। असल में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था इटली के बराबर थी, इसलिए वे वास्तव में कोई आकर्षक आर्थिक साझेदार नहीं हैं। और इसका मतलब यह है कि उनके सभी पड़ोसी, खासकर यूरोप वाले, अपने हाल पर छोड़ दिए गए। सिर्फ आर्थिक हितों के कारण वे पश्चिम की ओर झुकने लगते हैं। वे पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सिर्फ रूसियों के साथ नहीं, सोवियत संघ और रूसी साम्राज्य के साथ भी हुआ। तो अब रूसियों के लिए समस्या यह है कि इसका मतलब है कि वे इन जगहों पर अपना प्रभाव खो देंगे, वे अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव खो देंगे। इसलिए वे नज़दीकी विदेश की राजनीति में दखल देकर अपने हित बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा सस्ती ऊर्जा, जिसमें उनके पास प्रचुरता है, रॉ मटेरियल्स और अन्य संसाधनों पर आधारित संबंध स्थापित करके करते हैं। वे ऐसे हितों को बढ़ावा देते हैं जो संबंध मजबूत करते हैं, फिर राजनीति में फंडिंग कर दखल देते हैं, और जब यह न चले तो धमकी देने लगते हैं। और क्योंकि उनके चारों ओर के सभी देश रूस की तुलना में बहुत बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए वे सभी चिंतित रहते हैं कि जब यह दबाव आएगा तो वे उसका सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें इन धमकियों के आगे झुकना पड़ेगा। इसलिए उनका एकमात्र विकल्प है कोई बाहरी ताकत या गठबंधन जैसे नाटो, जो उनकी मदद कर सके। लोग जिसे नाटो विस्तार कहते हैं वह पश्चिम या अमेरिका द्वारा प्रेरित नहीं है। यह रूस के पड़ोसियों द्वारा प्रेरित था,
जो बेतहाशा खुद को रूसियों से बचाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना? शुरुआत में काफी विरोध था जब पूर्वी यूरोपीय देश नाटो में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि भाई हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब हमें असल में इससे क्या फायदा हो रहा है। हम समझते हैं वे क्यों शामिल होना चाहते हैं। सवाल है कि हमें क्यों अनुमति देनी चाहिए, यही मुद्दा रहा है। और 90 के दशक में इस पर काफी बहस हुई थी कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, और आखिरकार बात यह थी कि हमने एक पक्ष ले लिया, जैसे यही तरीका है संभावित रूसी पुनरुत्थानवाद को रोकने का। शीत युद्ध के फैसले को पलटने की कोशिश यूरोप में अतिक्रमण रोककर होती है। इन जगहों को नेटो में शामिल कर रूसियों को रोकने की उम्मीद है वे सामान्य हरकतें नहीं करेंगे। और इसमें भी हमने बहुत सावधानी बरती कि हम मूल रूप से पूर्व सोवियत संघ से कोई सदस्य न लें। नेटो में शामिल किए गए केवल 3 देश बाल्टिक देश हैं जो सोवियत संघ में गणराज्य थे। वे एक खास मामला हैं। पश्चिम ने उन्हें कभी सोवियत संघ का हिस्सा नहीं माना। पूरे शीत युद्ध के दौरान उनकी वाशिंगटन में दूतावास बने रहे। वे मूल रूप से स्वतंत्र थे। हमने 1940 के अंत में स्टालिन की गई कब्जाओं को मान्यता नहीं दी, इसलिए हमारे नज़रिए से वे पोलैंड, चेकिया, बुल्गारिया जैसी सोवियत प्रभाव क्षेत्र की जगहों की तरह थे, पर असल में स्वतंत्र देश थे। यह यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया और मान्यता प्राप्त गणराज्यों से बहुत अलग था, है ना? हमने उनके मामले में बहुत सावधानी बरती क्योंकि यह धारणा गलत है कि नाटो रूस को उकसा रहा है। पश्चिम ने रूसियों को शांत करने के लिए हमेशा खास नीति अपनाई थी। मूल रूप से जब तक रूसियों ने वही किया जो वे कर रहे थे और बहुत ज्यादा पश्चिम की ओर नहीं बढ़े, तब तक सब ठीक था। हम लोग शायद खुश नहीं थे, ये शब्द सही नहीं है, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सहन कर लेते थे। और हर बार जब रूसियों ने कुछ किया, जैसे कि जब उन्होंने चेचन्या में लड़ाई की, जब उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया, जब उन्होंने मोल्दोवा में समस्याएं पैदा की, पहले उसकी निंदा होती थी, फिर 1 साल में संबंध फिर सामान्य हो जाते थे। कोशिश की जाती थी कि उनकी बात समझी जाए, उन्हें समायोजित किया जाए और मामले को ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए। और यह पैटर्न हमेशा रहा है, चाहे राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, हमेशा यही होता आया है। यूरोपियनों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, खासकर जर्मनी में श्रोएडर और मर्केल के समय। तो वहां विचार यह था कि हम इन पूर्वी यूरोपीय देशों को नाटो में शामिल करेंगे, इससे रूसियों को रोका जा सकेगा। बेशक रूसियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि वे इन देशों में अपना प्रभाव नहीं जमा सकते थे, क्योंकि वे दबाव से डरेंगे नहीं, और स्वाभाविक रूप से ये देश यूरोपीय लोकतंत्रों और यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यही मुख्य बात थी। रूस नाटो से सुरक्षा कारणों से नहीं बल्कि और वजहों से नाखुश था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह सुरक्षा के कारण नहीं है? यह एक अच्छा सवाल है ना? क्योंकि लोग हमेशा यही दावा करते हैं। मैंने आपको अभी एक और कहानी सुनाई। हमें यह कई स्रोतों से पता चलता है, खासकर रूसी स्रोतों से। सबसे पहले रूसियों से। जब उन्होंने 2010 के दशक में अपनी सेना में सुधार करने की कोशिश की, उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, वह मूल रूप से ऐसा था। उन्होंने इसे एक त्वरित तैनाती बल के रूप में संगठित किया जिसे इस्तेमाल किया जाता है। यह पास के क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए बहुत उपयोगी है। इनका उद्देश्य बड़े पैमाने के नाटो शैली युद्ध लड़ना नहीं था। सोवियत सेना नाटो से लड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन रूसी सेना कभी ऐसी नहीं रही। इसका कारण है कि वे मानते हैं शीत युद्ध के बाद नाटो असल में कोई खतरा नहीं है। नाटो एक संभावित विरोधी है, बिल्कुल, लेकिन वह कोई वास्तविक खतरा नहीं है जो रूस पर आक्रमण कर सके और रूस के साथ कुछ कर सके। उनके पास परमाणु हथियार हैं जिन पर वे नाटो को रूस पर हमले से रोकने के लिए निर्भर करते हैं। वे ऐसा करने के लिए इन्हीं हथियारों पर निर्भर हैं। हमें यह एक दिलचस्प स्रोत से पता चलता है। सबसे पहले आपके पास देखी जा सकने वाली गतिविधि है, उन्होंने सशस्त्र बलों का पुनर्गठन किया। आप कह नहीं सकते कि आप नाटो से डरते हैं, लेकिन नाटो के आक्रमण या युद्ध की तैयारी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सर्गेयुकोव के तहत ये सुधार नहीं किए। जो सेना उन्होंने बनाई उसका सोवियत संघ की सेना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सीधे तौर पर हमारे पास वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प बयान है। यहाँ ऑल रशिया असेंबली है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की असेंबली है। यह एक बहुत बड़ी संस्था है और इसके अध्यक्ष जनरल इवाशोव थे। यह आदमी जनरल इवाशोव कट्टर रूसी साम्राज्यवादी हैं जो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस में शामिल हो। वह न तो उदारवादी हैं न ही नरम दिल। वह अध्यक्ष थे और
2022 में आक्रमण से ठीक पहले इस संगठन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक खुला पत्र प्रकाशित किया जिसमें आक्रमण शुरू करने के खिलाफ लिखा गया था। आक्रमण शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले यह पत्र सभी के लिए था और उसमें आलोचना की गई थी। उन्होंने युद्ध के कथित कारणों पर हमला किया, जिसमें उन्होंने कहा, और फिर से ये सभी सैन्य सेवानिवृत्त अधिकारी अपने नाम से संगठन की ओर से बोल रहे थे। मैंने उस समय इसे सहेज लिया था और मैंने इसे पूरा अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन अब वह चला गया है। अब वह पत्र ढूंढने के लिए वेबैक मशीन का उपयोग करना होगा क्योंकि उसे वेबसाइट से हटा दिया गया है। क्या ये लोग हैं? क्या उन्होंने ये रूस में किया था? वे अभी भी रूस में हैं, द्योतित हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा है। आप YouTube पर उसका इंटरव्यू देख सकते हैं जिसमें वह साम्राज्यवादी सपने के बारे में बताएगा। मूल रूप से वही विचार था, वही उसने कहा था। नाटो सिर्फ बहाना है, कोई खतरा नहीं। नाटो ने दुश्मनी वाली किसी कार्रवाई के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया जो हमने देखा हो, और ये सच है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो कि बहुत दिलचस्प भी है। ठीक है, मैं अभी करता हूं। तो ये हैं वो आंकड़े जो इसे साबित करते हैं। 2014 से पहले, यानी शांति का आखिरी साल, यूं कहें कि क्रीमिया के विलय से पहले, अगर आप नाटो देशों, खासकर यूरोपीय देशों द्वारा सैन्य खर्च को देखें, वे औसतन जीडीपी के लगभग 1.5% पर थे, जो 2% के लक्ष्य से कम था। और खर्च, आप जानते हैं, मैंने थोड़ा सा संबंध निकालने की कोशिश की कि क्या यह मास्को से दूरी के साथ मेल खाता है या नहीं। मूल रूप से आप रूसियों से कितने डरे हुए हैं, आप रूस से कितने चिंतित हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। खर्च का कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। रिग्रेशन लाइन पूरी तरह से सपाट थी। अगर आप दूरी बनाम सैन्य खर्च का ग्राफ बनाएं, नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये आपकी वेबसाइट पर है, सही? हाँ, ठीक है, हम इसे दिखाएंगे। ये सिर्फ एडिटर के लिए है, इसे जरूर दिखाएं। हाँ, आप इसे दोनों चार्ट्स पर देख सकते हैं जिनका मैं वहां जिक्र कर रहा हूं। यह विचार था कि यूरोपीय लोग अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर फ्री राइड कर रहे थे। उन्होंने लगभग अपने हथियार छोड़ दिए थे, इसलिए वे रूस से व्यापार कर रहे थे। रूसियों के जॉर्जिया पर आक्रमण करने के ठीक बाद वे नॉर्ड स्ट्रीम बना रहे थे। जर्मन पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 के साथ गए। इसमें कोई समस्या नहीं थी, है ना? वे चीजें बनाते और रिश्ते फिर शुरू करते हैं। कोई हथियार नहीं उठा रहा है। मेरा मतलब है, नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन है। रूस पर कौन और क्यों हमला करेगा? यही सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि रूस से हमें जो भी चाहिए था, जैसे कच्चा माल और ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा, वो तो वे वैसे भी हमें बेच रहे थे। कोई वहां जाकर क्या करना चाहेगा और क्या जीतना चाहेगा? और अब अगर अभी के खर्च देखें तो औसत से ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह 25 है, अगर मैं सही हूं, और अब इसमें एक स्पष्ट बढ़ोतरी है। मूल रूप से जितना आप रूस के करीब हैं, उतना ही आप अब सैन्य पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। असल में इस साधारण अनुमान में जो उन्होंने किया, हर 1000 किलोमीटर जो आप रूस के करीब जाते हैं, आपका सैन्य खर्च जीडीपी का ½ बढ़ जाता है। सो यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा पैदा खतरे की स्पष्ट प्रतिक्रिया है। जब लोग कहते हैं कि नाटो ने रूस को उकसाया, तो वे कारण और परिणाम को उल्टा समझते हैं। यूरोपीय वास्तव में खुश थे कि बस यह दिखावा करें कि रूस ठीक है, एक सामान्य साझेदार है और कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। और केवल तब जब रूसियों ने आक्रामक व्यवहार करना शुरू किया, तब उन्होंने अपने आवंटन बदलने शुरू किए। अब आपके पास स्पष्ट रूप से जमावड़ा है, और इसका मुख्य उद्देश्य रूसियों द्वारा यूरोप की ओर और अधिक अतिक्रमण को रोकना है। यह उस वादे से भी जुड़ा है जो हमने रूसियों से किया था कि नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा या उसका विस्तार नहीं होगा। यहाँ विचार यह है कि जब सोवियत संघ, हम वहां जा सकते थे, लेकिन मैं आपको उस पूर्व रूसी सैन्य अधिकारी के पत्र पर वापस लाना चाहता था। हाँ सर। हाँ, वह इसे सूचीबद्ध करता है और कहता है, हमारे पास यह विचार है कि किसी तरह नेटो एक खतरा है, लेकिन नेटो कोई खतरा नहीं है, वह एक प्रतिद्वंद्वी है। हम अपने परमाणु हथियारों से उन्हें पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसे वे एक आंतरिक रूप से निर्मित संकट कहते हैं। असल में हम अपने शासन मॉडल से यूक्रेन के लोगों के दिल और दिमाग जीतने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमारा शासन मॉडल असफल हो गया है। हमारे सामने जनसांख्यिकीय और आर्थिक संकट सहित कई समस्याएं हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं रहना चाहता, और हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले किया है, यानी
अब हम दूसरों को जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह काम नहीं करेगा। आप लोगों को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमने कोई आकर्षक विकल्प नहीं दिया और अब हम उन्हें मजबूर करने की कोशिश करेंगे और इसका उल्टा असर होगा क्योंकि वे हमसे नफरत करने लगेंगे असल में, और हम इसे लंबे समय में हार जाएंगे। यह एक आपदा साबित होगी। यह पत्र बहुत सूझबूझ से लिखा गया है। उन्होंने आक्रमण के बाद की असली स्थिति बताई और चेतावनी भी दी है। ऐसा मत करो, यह बुरा होगा। मेरे पास अनुवाद हैं, शायद मैंने अपने ब्लॉग पर कुछ दिए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वेबैक मशीन का लिंक दे दूंगा। और इस पत्र को पोस्ट करने के लिए यह बहुत ही तीक्ष्ण है। मूल रूप से वे इसका अच्छा विश्लेषण करते हैं और इसे अपने नाम से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी संघ की ओर से पोस्ट करते हैं। तो यह बड़ी बात है। तो हमारे पास ये उन्हीं से है। और फिर से तो अगर आप इस पृष्ठभूमि के खिलाफ देखें कि नाटो का विस्तार, उसका बड़ा होना असल में कैसे हुआ, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो कहानी है कि नाटो रूस के लिए किसी तरह से खतरा है, इसका असलियत में कोई आधार नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने रूस को नाटो बेस से घेर लिया है और नाटो सैनिक हर जगह हैं। ठीक है, 2014 में हाँ, हमारे पास बेस थे। हमारे पास दुनिया भर में काफी बेस हैं, जाहिर है, खासकर अमेरिका के। सिर्फ नाटो के नहीं बल्कि खास तौर पर अमेरिका के। लेकिन अमेरिका रूस की सीमा से लगे देशों में 300 से कुछ ज्यादा सैनिक तैनात करने में सफल रहा। ये अधिकतर दूतावास के कर्मचारी हैं। तैनाती का बड़ा हिस्सा वहीं था जहां वे पिछले 50 सालों से थे, जर्मनी, इटली, यूके में, यूरोप के लिए। और फिर हमारे कुछ लोग मध्य पूर्व में हैं। जाहिर है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की वजह से, और हमारे लोग दूर इंडो पैसिफिक में भी हैं। जाहिर है, इसमें जापान, दक्षिण कोरिया शामिल होंगे, है ना? और इसलिए हमने कोई तैनाती नहीं बदली है। और यही बात खुद सिवाशोव ने भी कही थी। ऐसा है, नेटो ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कोई नई सेना तैनात नहीं की है। उन्होंने कोई नई क्षमताएं नहीं बनाई हैं। तो खतरा कहाँ से आ रहा है? हम असल में किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं? सही है। और समस्या यह है कि कुछ तर्क जो लोग सामने लाते हैं, जैसे कि ओह, रूसियों को चिंता है, ये असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक सिद्धांत से आते हैं। यह जॉन मीयर्सहाइमर जैसे लोगों की सोच है और उनके जैसे लोग वे इसे उठाना पसंद करते हैं। क्या यह सिद्धांत के अनुसार है? हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है और इसीलिए आप भी दूसरों के व्यवहार को लेकर परेशान रहते हैं। सिद्धांत मानता है कि आपको चिंता करनी चाहिए और सब इसकी चिंता करते हैं। लेकिन यह एक अनुभवजन्य सवाल है। यह सवाल ऐसा है कि किसी सिद्धांत में आपको चिंता करनी चाहिए या नहीं, यह असली सवाल नहीं है। सवाल है, क्या रूसियों को सुरक्षा की चिंता होगी? जवाब था नहीं। वे चिंतित थे, निश्चित रूप से प्रभाव खोने को लेकर चिंतित थे, और वे खास तौर पर यूक्रेन में प्रभाव खोने को लेकर चिंतित थे, है ना? और हम खास तौर पर यूक्रेन के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि यह रूसियों के लिए एक बहुत ही खास मामला है और इसी वजह से हमने यूक्रेन के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया। लेकिन इससे पहले कि हम खास तौर पर यूक्रेन पर जाएं, मुझे बस उस वादे के बारे में कहना है जो हमने किया था। जेम्स बेकर फिर से, यह आम गलत फहमी है। शीत युद्ध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपके पास सोवियत संघ है जो आप जानते हैं किनारों से टूट रहा है। इस समय गोर्बाचेव यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और इसीलिए 1989 में यह बात और भी स्पष्ट होती जा रही है कि जर्मनी एकीकृत होने जा रहा है, मूल रूप से एकीकरण की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। और सोवियत संघ वास्तव में इसे नहीं चाहता और अमेरिकी भी इसे नहीं चाहते। तो अमेरिका और सोवियत संघ मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है। जर्मन एकजुट होने जा रहे हैं, हम इसे रोक नहीं सकते। और अब एक बड़ा सवाल है, सोवियत नजरिए से जब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी से जुड़ता है, तब पश्चिमी जर्मनी नाटो में है और अब आपके पास नाटो राज्य का विस्तार होने जा रहा है और खासकर उसका पूर्वी हिस्सा। अब जर्मनी का हिस्सा वार्सो संधि के बीच में आ जाएगा जो अभी भी मौजूद है। और सोवियत नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि यह पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया और इन जगहों के लिए खतरा बन सकता है। हम यह नहीं चाहते और इसीलिए प्रस्ताव यह है कि शायद जर्मन एकीकृत जर्मनी नाटो छोड़ सकता है, सही है, और फिर वह तटस्थ हो जाएगा और तब यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ समस्या अब यह आती है कि ठीक है, मान लीजिए वे नाटो छोड़ देते हैं तो अपनी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? मुझे लगता है अब उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, सैन्य विस्तार करना होगा और शायद परमाणु हथियार बनाने का फैसला भी लेना पड़े। यही स्थिति है। चिंता यह है कि अगर जर्मन नाटो छोड़ देते हैं और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने लगते हैं तो वे मूल रूप से, आप जानते हैं, पुराने तरीके पर लौट सकते हैं।
यह कुछ ऐसा है जैसे बीच में एक मजबूत जर्मनी हो, फ्रांस के साथ संबंध हो, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध हो। जैसे क्या हो रहा है, लोग चिंता करने लगते हैं। ध्यान रखें, नाटो के 3 उद्देश्य थे: सोवियतों को बाहर, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनों को नीचे रखना। यह नाटो का तीसरा उद्देश्य है, जो स्थापना से ही बना हुआ है। मूल रूप से यह जर्मनी को उसकी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से फिर से हथियारबंद होने से रोकने का एक तरीका था, और इसलिए अमेरिकियों ने वास्तव में यह विचार प्रस्तावित किया था, अगर हम ऐसा करें और एकीकृत जर्मनी को नाटो में रखें तो उनके पास कोई कारण नहीं रहेगा। हम पहले जैसी सुरक्षा देंगे, उनके पास फिर से हथियार उठाने का कारण नहीं रहेगा। लेकिन वार्सो संधि और सोवियत संघ की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने हेतु हम वादा करेंगे कि पूर्वी जर्मनी में कोई भी नेटो सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे, वहां कोई परमाणु प्रतिष्ठान नहीं लगाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो मूल रूप से हम उस हिस्से का सैन्यकरण नहीं करेंगे। वहां केवल जर्मन सैनिक होंगे, कोई विदेशी सैनिक नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। गोर्बाचेव ने कहा, ठीक है, मुझे इस पर सोचने दो। यही है वह मशहूर 1 इंच भी पश्चिम की ओर नहीं। हम नाटो का अधिकार क्षेत्र उस दिशा में नहीं बढ़ाएंगे। यही विचार था, और फिर सोवियत लोग वापस गए, आपस में चर्चा की और फिर लौट कर आए। हाँ, यह वास्तव में एक अच्छा योजना लगती है। आइए इसे लिखित में दर्ज करें, जैसा हमने किया। हमने संधि में यह वादा किया था और आज तक निभाया है। दे, यह प्रभावी है और वादे के अनुसार काम कर रहा है। एक संधि थी जो मैंने नहीं सुनी थी। एक संधि है हमारे पास समझौता है। हाँ, रूसियों के साथ। हमने वादा किया है। कोई सैनिक नहीं, कोई परमाणु हथियार नहीं। मैं इसे फॉर्मूला कहता हूं, खासकर पूर्वी जर्मनी के लिए। ठीक है, मैं उस संधि को ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि हम उसे स्क्रीन पर दिखा सकें। हाँ, मैं आपको लिंक भी दे सकता हूं। और अब लोग कहते हैं, इस बात से अंदाजा लगाते हैं, वे कहना शुरू कर देते हैं कि सोवियतों ने इसे एक अनौपचारिक समझौते के रूप में समझा जो पूरे पूर्वी यूरोप को कवर करता है। यह एक बेतुका प्रस्ताव है और मैं आपको बताऊंगा कि यह बेतुका प्रस्ताव क्यों है। यह आपसे यह विश्वास करने की मांग करता है कि सोवियत संघ की पूरी कूटनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से मूर्ख लोगों से भरी हुई है। असल में वे चाहते हैं कि आप यही माने, पूर्वी यूरोप में कोई नया सदस्य न लेने जैसा इतना महत्वपूर्ण समझौता बस एक तरह की अनौपचारिक टिप्पणी होगी। एक हाथ मिलाना, आंख मारना। हमने इसे एक नैपकिन पर लिखा। इस तरह की चीजें, बजाय इसके कि इसे औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए, खास तौर पर इसे सबके देखने के लिए लिखा जाए। खास तौर पर और ध्यान दें, इस बारे में 3 तर्क हैं। पहला, सोवियत जानते हैं कि वे यहाँ एक लोकतंत्र से निपट रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्रशासन आते जाते रहते हैं, अलग अलग पसंद होती हैं। अगर आप एक स्थिर समझौता चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसे लिख लें। अगर आपके पास सिर्फ अनौपचारिक समझ है तो अगला राष्ट्रपति उसे अलग तरह से समझ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लिखित में चाहिए, यह पहली बात है। सोवियत लोग सब कुछ लिखित में रखना चाहते थे। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा राजनयिक समूह था और हर जगह प्रतिनिधित्व था। वे बहुत सक्षम थे और हर चीज को इस तरह लिखते थे कि बाद में उसे अपने फायदे के लिए रचनात्मक रूप से व्याख्या कर सकें। वे इसमें माहिर थे। मानना कि ये शौकियां हैं और आपको कुछ पता नहीं, बेतुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। और तीसरी बात, गोर्बाचेव ने खुद यह कहा था। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, उन्होंने कहा, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। बिल्कुल, हमने इस पर चर्चा नहीं की थी। मेरा मतलब है, अगर हमने चर्चा की होती तो हम इसे लिख लेते। हमने चर्चा नहीं की, इसलिए हमने इसे कभी लिखा ही नहीं। और अब यही बात है, हर अगला विस्तार, नए सदस्यों को शामिल करना। जैसा कि मैंने कहा, क्लिंटन प्रशासन के दौरान लंबी बहसों के बाद यहाँ इसी समझ के साथ हुआ कि आगे भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इस नए विस्तार में न तो परमाणु हथियार होंगे, न ही सैनिक। यह कभी स्पष्ट रूप से वादा नहीं किया गया, क्योंकि रूसियों से कोई नया समझौता नहीं हुआ। हमेशा माना गया था कि यह ऐसे ही चलेगा, और वही हुआ। हमने सैनिक तैनात नहीं किए और पूर्वी यूरोप में नई सुविधाएं भी नहीं बनाई। 2014 तक क्रीमिया के बाद हमने सैनिक तैनात करना शुरू किया। 2022 के बाद हमने तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ाई और कुछ अग्रिम तैनाती की। और फिर से इसमें कारण और परिणाम उल्टा है। यह आक्रामकता का परिणाम है, उसका कारण नहीं। तो यह सब मिलाकर कि नेटो ने इन विस्तारवादी नीतियों के साथ इसे उकसाया या किसी तरह रूस नेटो से डरता है, ये बातें कागज पर और सुनने में ठीक लगती हैं। मैं इसे बोर्ड पर भी लिख सकता हूं। हाँ, ये रहा नक्शा। मैं दिखा सकता हूं कि वे यहां से जा सकते हैं। असल में सभी सबूत उसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो मैंने आपको बताई।
इसलिए मुझे लगता है कि तथ्यों की व्याख्या करते समय हमें सावधान रहना चाहिए और उन्हें पक्षपाती नहीं बनाना चाहिए। रूसी और उनके पश्चिमी समर्थक ऐसा करना पसंद करते हैं, लेकिन रूसी लोगों के असली व्यवहार को देखें, सिर्फ उनके शब्दों पर न जाएं। बातें करना आसान है, आपको उनके कार्यों को देखना चाहिए। लेकिन हाँ, गोर्बाचेव वाली बातें तो वाकई अजीब हैं, क्योंकि ठीक है, यही था। नाटो के बारे में ये पूरा झूठ पुतिन ने ही शुरू किया था, है ना? क्या ये येल्सिन के पहले प्रशासन में था? शायद आपको मुझसे ज्यादा पता हो। नाटो को लेकर चर्चाएं जो रूसियों के लिए चिंता का कारण बन सकती थीं, विडंबना ये है कि अमेरिकियों से ही शुरू हुई थीं। हम शुरू से ही बहुत चिंतित थे कि रूसियों से कैसे निपटा जाए। याद कीजिए, जब यूक्रेन स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहा था, हमारे अपने राष्ट्रपति बुश गए और कीव में यूक्रेनी संसद में भाषण दिया और कहा, कृपया स्वतंत्रता मत लीजिए। यह वही मशहूर चिकन की भाषण है, स्वतंत्रता बुरा विचार। क्योंकि फिर से हमारी नज़र में हमें बहुत डर था कि सोवियत संघ अराजकता में बिखर सकता है, और क्योंकि यह एक परमाणु हथियारों से लैस ताकत है ना? हमें नहीं पता था कि परमाणु हथियारों के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए हमने इसे एकजुट रखने में मदद करने का सोचा। विडंबना यह है कि हमने 50 साल शीत युद्ध में इसे गिराने की कोशिश की और फिर उत्साह में इसे एकजुट रखने में मदद की, लेकिन जाहिर है इस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं था, इस मायने में कि यूक्रेनवासी अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, बेलारूसवासी भी और रूसी भी। वास्तव में तो उन्होंने इसे तोड़ दिया। वही हुआ, हमने इसे रोकने की कोशिश की थी, है ना? हमारी नीति रही है कि बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना। रूसी क्या सोचेंगे, रूसी क्या करेंगे, यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कहानी में दिखाया जाता है, जैसे कि ओह हमने तुरंत सबका फायदा उठाने के लिए दौड़ लगा दी। यह बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, फिर से क्योंकि हम बहुत चिंतित थे कि परमाणु हथियारों और इन देशों के साथ क्या होने वाला है। क्या वे स्वतंत्र रहेंगे और इससे क्षेत्र की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। हम खुश थे कि सोवियत लोग हर संभावित जातीय तनाव या अन्य चीजों पर नियंत्रण रखते थे, और यही असलियत है ना? नाटो विस्तार हर बार उनके आक्रमण के बाद होता है, जैसे कई देशों के शामिल होने के बाद। ये 2008, 2014, 2022 जैसा है। मैं स्वीडन में किसी से बात कर रहा था, वे नाटो में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन 2022 की तरह ऐसा था कि वे कह रहे थे, ओह हमें इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुए तो बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती हैं। हाँ, यही बिल्कुल वही तर्क है। वे डर जाते हैं। जैसे ही रूस वाले अपनी ताकत दिखाना शुरू करते हैं, पड़ोसी देश सच में बहुत चिंतित हो जाते हैं, और इसलिए वे किसी न किसी तरह की सुरक्षा ढूंढने लगते हैं असल में। और इसी वजह से स्वीडन ने सैकड़ों सालों की तटस्थता छोड़कर नाटो में शामिल होने का फैसला किया, और फिनलैंड ने भी। आप जानते हैं, तटस्थता उनके लिए बहुत अच्छी तरह से काम आई, लेकिन यह यूक्रेनियों के लिए काम नहीं आई। 2014 में वे तटस्थ थे और रूसियों ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। सही है। तभी उन्होंने तटस्थता छोड़ी। यही प्रक्रिया जॉर्जिया और मध्य एशिया में भी हो रही है, जहां की गतिशीलता भी दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है कि वे नेटो के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें चीन के साथ और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने होंगे, इस उम्मीद में कि पुतिन बीजिंग की सीमा पार नहीं करेंगे, और अब तक ऐसा ही लगता है। मेरे पास वर्तमान घटनाओं पर कई सवाल हैं। आपने यूक्रेन का जिक्र किया, जो एक जटिल मुद्दा है ना? जैसे मैं अभी भी सोवियत इतिहास सीख रहा हूं, जैसे कि उसके बारे में पढ़ रहा हूं। और क्रीमिया हमेशा से, मतलब यूक्रेन के गठन के बाद भी, क्रीमिया ऐसा कुछ रहा है जिसके बारे में रूसी लोग निश्चित नहीं थे। सही है? क्या मैं सही हूं? आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ, तो क्रीमिया खुद में ही काफी दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है कि इसे ऑटोमन से जीता गया था, फिर रूसी लोगों ने, महारानी ने। असल में उन्होंने सच में, विदेशियों ने उस शहर को बनाया था। क्रीमिया में खास तौर पर कोई रूसी या यूक्रेनी नहीं थे। आप जानते हैं, ओडेसा को लंबे समय तक कई विदेशियों ने बनाया था, और फिर लगभग 19वीं सदी के मध्य में बहुत सारे विदेशियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया, खासकर क्रीमियन युद्ध के बाद। फिर यहूदी भी पोग्रोम्स की वजह से वहां से जाने लगे, और फिर बहुत सारे रूसी और यूक्रेनी वहां आकर बस गए। और फिर आखिरकार हुआ ये कि जब सोवियत संघ बना तो क्रीमिया रूस का हिस्सा था। सही है, यूक्रेन गणराज्य का नहीं। यह इलाका बहुत पिछड़ा और गरीब था, वहां रूसी लोग विकास नहीं कर रहे थे। क्रुश्चेव वहां दौरे के बाद हैरान रह गए कि ये कितना भयानक था, और मूल रूप से उन्होंने समझा कि केवल यूक्रेनियन ही इसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि वे इसके बिल्कुल पास हैं, है ना? और इसलिए उन्होंने मूल रूप से यूक्रेन को क्रीमिया के विकास की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। असल में यूक्रेनियन इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन केंद्रीय समिति ने ऐसा कहा तो ठीक है, और फिर उन्होंने इसे ट्रांसफर कर दिया, और बस इसके विकास की जिम्मेदारी
यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी को मिली और यूक्रेनियन ने इसका विकास शुरू किया और वे इसमें काफ़ी सफल रहे, है ना? और जब सोवियत संघ टूट गया तो यह यूक्रेन का हिस्सा नहीं था और इस तरह यह स्वतंत्र यूक्रेन का हिस्सा बन गया। रूसियों ने खुद इसकी गारंटी दी थी और सीमाओं का सम्मान करने का वादा किया था, लेकिन समझौते की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी। बेलारूसिया समझौते पर, जो सिर्फ आप सोवियत संघ ने 1992 के वसंत में किया था, वे पहले ही रूसी संसद डूमा में उस समझौते को मूल रूप से पलटने लगे थे। 1992 के वसंत में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मूल रूप से कहा गया कि क्रीमिया को अवैध रूप से यूक्रेन को सौंपा गया था। यह असल में रूसी है, सही? तुरंत उन्होंने इसे वापस लेने की बात की, शायद बल से। मेरे पास रूसी प्रेस की कुछ रोचक कतरनें हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक खास कतरन ने हलचल मचा दी थी क्योंकि उसमें एक सदस्य, शायद बाबुरिन था। रूसी ड्यूमा में एक गुट के नेता ने साफ साफ कहा था, यूक्रेन के राजदूत से कहा गया, या तो यूक्रेन रूस से जुड़े या युद्ध होगा। सचमुच ऐसा ही कहा गया था, बिल्कुल वैसे ही। कुछ अन्य राजनेताओं की ओर से खुले पत्र आए थे जिनमें संभवतः बल प्रयोग करने की बात कही गई थी, क्योंकि यूक्रेनियों के पास सेना क्यों है, वे इसका क्या करने वाले हैं, क्या वे, आप जानते हैं, हमसे अपनी रक्षा करने वाले हैं। खैर, हमें यह पसंद नहीं है और मूल रूप से बहुत से रूसी यूक्रेन को किसी न किसी तरह रूसी ही मानते हैं। बस यही बात है। यह शुरू से ही ऐसा रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। यह पुतिन से भी पहले की बात है। असल में एक समय तो हालात इतने खराब हो गए थे कि येल्त्सिन को सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों का खंडन करना पड़ा कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार किया था। येल्त्सिन लोकतंत्र के आदर्श और लोकतांत्रिक परिवर्तन, उनका मजेदार इनकार, जैसे उन्होंने कहा, नहीं, हमने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर चर्चा नहीं की क्योंकि सेना ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और आप सोचते हैं, अच्छा, यह दिलचस्प है, इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने इस पर चर्चा की थी। यह थोड़ा मजेदार है, हाँ। और जब यह घोटाला हुआ जिसमें मूल रूप से यह धमकी थी कि युद्ध होगा अगर यूक्रेन रूस के साथ नहीं जुड़ा रहता, येल्त्सिन ने इसका इनकार नहीं किया और न ही कोई मजबूत राय जाहिर की। रूसी अभिजात वर्ग का बड़ा हिस्सा बदला लेने वाला रहा क्योंकि उन्हें शीत युद्ध का परिणाम पसंद नहीं आया। इससे रूस अपनी महाशक्ति की विश्व स्थिति खो बैठा क्योंकि रूस सोवियत संघ नहीं है। लोग यह बार बार भूल जाते हैं। यह परमाणु शक्ति है, महाशक्ति नहीं। हाँ, यह एक परमाणु शक्ति है, लेकिन यह महाशक्ति नहीं है और इसलिए वह अंदरूनी भावना हमेशा से वहां थी, हमेशा रही है। पुतिन ने यह बात 2014 में अचानक नहीं सोची थी, यहाँ तक कि सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर रहते भी नहीं। अब हमारे पास जर्मन अभिलेखागार से एक बातचीत है जिसमें उन्होंने एक जर्मन राजनयिक से बात की थी। रूसी जनता को यूक्रेन और खास तौर पर क्रीमिया के नुकसान को समझाना असंभव है, लेकिन सामान्य तौर पर यूक्रेन के नुकसान को भी कोई भी रूसी सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। मूल रूप से इसमें बदलाव करना ही होगा, है ना? उन्हें बहुत सावधानी से कहना पड़ता था कैसे बोलना है, कैसे इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि हम रूस में किए गए सर्वेक्षणों से भी जानते हैं कि जब वहां अभी भी स्वतंत्र सर्वेक्षण होते थे तब रूसी जनता यूक्रेन को मिलाने या उस पर कब्जा करने के पक्ष में नहीं थी। बहुमत 2/3 रूसी इस विचार का समर्थन करते थे कि दो स्वतंत्र देश आपस में बहुत करीबी संबंध में रहें। यही संख्या यूक्रेन वासियों के पास भी थी। वे भी रूस के साथ करीबी संबंध चाहते थे, लेकिन वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे रूस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और यह पूरे समय सच था। हालांकि कभी कभी कुछ यूक्रेनी सरकारें, आप जानते हैं, नाटो में शामिल होने की बात करती थीं। 2014 से पहले यूक्रेन में इसका कोई समर्थन नहीं था। जनता को परवाह नहीं थी, वे इसका मतलब नहीं समझते थे। लाखों यूक्रेनियन हैं जिनके परिवार रूस में हैं और अभी भी बहुत सारे यूक्रेनियन रूस में रहते हैं। वे आसानी से आ जा सकते थे। उनकी नज़र में इसे और ख़राब करने, बढ़ाने या कोई समस्या पैदा करने का कोई कारण नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर रूसी जनता इससे सहमत थी। हालांकि उच्च वर्ग की कहानी अलग थी। उच्च वर्ग के भीतर खुद में काफ़ी बदले की भावना थी और इसलिए यह सिर्फ समय की बात थी कि यह, आप जानते हैं, किसी न किसी तरह सामने आ जाए। मेरा मानना है कि यह ऐसे ही हुआ और सबूत भी इसका समर्थन करते हैं कि रूसी क्रेमलिन ने अपनी सामान्य रणनीति अपनाने की कोशिश की, जो कि यूक्रेन को अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने करीब लाने की है। इसलिए वह राजनीतिक पार्टियों को प्रायोजित करता था। वहां उन्होंने बहुत पैसा यूक्रेन में लगाया जहां यूक्रेनी ओलिगार्क्स हैं
जो रूसी ओलिगार्क्स जितने ही बुरे हैं। फिर क्या हुआ? यूक्रेनी अभिजात वर्ग मुख्यतः दो समूहों में बंटे थे, जो अपनी आजीविका ऊर्जा और भारी उद्योग से कमाते थे। ये लोग रूस की ओर झुके थे क्योंकि वहीं पैसा और बाजार था, उनकी आमदनी का स्रोत भी वहीं था। और जो अधिक प्रगतिशील आधुनिक किस्म के लोग थे, आप जानते हैं, और ये लोग जो पश्चिम की ओर अधिक झुके हुए थे। और हुआ ये कि यूक्रेन की राजनीति पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलने लगी। ये इस बात पर निर्भर करता था कि चुनावों में कौन जीतता है। सही है ना? और ऐसे कई मामले थे जहां सरकार कुछ समय के लिए बहुत पश्चिम समर्थक हो जाती थी, फिर हालात बदल जाते थे। अगर अगली सरकार रूस समर्थक बनती है तो मेरा मतलब हर यूक्रेनी सरकार से है, चाहे वह पश्चिम या रूस समर्थक हो। इस पूरे समय के दौरान उन्होंने दोनों कुर्सियों पर बैठने की कोशिश की। वे रूसियों के साथ भी अच्छे बने रहने की कोशिश करते थे और यूरोपियनों के साथ भी, ताकि दोनों का फायदा उठा सकें। क्योंकि आप भी ऐसा ही करेंगे, है ना? अगर आप किसी एक पक्ष के साथ खास तौर पर जुड़ना नहीं चाहते तो आप यही तरीका अपनाएंगे। लेकिन 2010 के शुरुआती सालों तक यूक्रेन की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, सुधार रुक गए थे। असल में स्थिति बहुत ही खराब थी और इसीलिए उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी की जरूरत थी। उन्हें बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए था और इस समय उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ यह एसोसिएशन समझौता तय कर लिया था, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसीलिए राष्ट्रपति यानुकोविच के पास दो विकल्प थे, या तो इस समझौते या रूस के यूरेशियन कस्टम्स यूनियन समझौते पर हस्ताक्षर करें। और पुतिन लुभा रहे थे पैसे। मूल रूप से उन्होंने कहा, अगर आप यूरोपीय चीज को छोड़ दें और हमारे साथ यह करें तो हम आपको वह पैसा देंगे जिसकी आपको जरूरत है। और यही उन्होंने करने का फैसला किया और वे अब और खेल नहीं सकते थे। यूरोपीय संघ ने कहा, ठीक है, हम आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देंगे, अब आपको फैसला करना होगा। आखिरकार क्या आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं? और पुतिन, खैर, मैं आपको पैसा दूंगा, बस दूसरा काम कर लो। और इसीलिए यानुकोविच ने एसोसिएटेड एग्रीमेंट से हटने का फैसला किया और यही वजह बनी मेरा डैन है। जब लोग बाहर आए उन्होंने कहा, रुको रुको रुको। हमने इसे सही तरीके से करने पर सहमति दी थी, इसलिए माइदान का पहला चरण मुख्य रूप से कीव तक सीमित रहा। वहां के युवा लोग थे और यहीं पर सरकार ने गलती कर दी। पीछे देखें तो लगता है यानुकोविच सरकार ने शायद रूस की सलाह पर उन्हें तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। तभी उन्होंने लोगों पर गोली चलाई, जिससे आम यूक्रेनियन हैरान रह गए और सोच में पड़ गए, रुको एक मिनट, अब हम रूस जैसी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं जो हमारी पसंद की नहीं है। यह यूरोप समर्थक से बदल गई है। आइए समझौते की पुष्टि करें, हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करनी है। इसी समय मेरे पापा अन्य शहरों में फैले और यह बड़ा जन आंदोलन बना। यह यानुकोविच शासन की गलत गणना थी। उसने पार्टी और गठबंधन दोनों में काफी समर्थन खो दिया। ऐसा वास्तव में काफी बार होता है। हाँ, क्या 1956 में हंगरी में भी वही हुआ था? शुरुआत में छोटे विरोध होते हैं, छात्र और वही लोग होते हैं, पर सरकार दमन करती है तो बाकी लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि अब वे चिंतित हैं। इतना उन लोगों की मांगों को लेकर नहीं, बल्कि सरकार जैसा व्यवहार कर रही है उसे लेकर, और वे ऐसा नहीं चाहते। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अचानक अब लाखों लोग विरोध कर रहे हैं और इसी समय पश्चिमी देश प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, हमें किसी तरह इसे और बड़ा होने से रोकना है। और वे यानुकोविच और तुम्हारे कोई प्रस्तावों से बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमें प्रदर्शनकारियों के साथ कोई समझौता करना होगा। आइए यहाँ कुछ नाम लेते हैं, जैसे क्लिचको और आप जानते हैं मुझे पता है आगे क्या होगा। यानुकोविच सिर्फ जनता के लिए राष्ट्रपति है। हाँ, वह प्रधानमंत्री का नाम सुझाएगा। क्या आप मुझे स्थिति बेहतर समझा सकते हैं? हाँ, आपने देखा था। हाँ, तो वह सच में वह नाम आगे बढ़ाता है इस बिंदु पर। यही वह संदर्भ है जिसमें विक्टोरिया न्यूलैंड और पिएट के बीच बहुत कुख्यात फोन कॉल हुई थी। ओह, वे यानुकोविच द्वारा प्रस्तावित लोगों में किसके साथ काम करना आसान है, इस पर चर्चा करते हैं। मूल रूप से हमें क्या सिफारिश करनी चाहिए। और इस कॉल में वह यूरोपीय संघ को लेकर भी बहुत परेशान है, क्योंकि समस्या यह है कि यूरोपीय संघ बहुत धीमा चल रहा है, यह मदद नहीं कर रहा है। और इसका एक कारण यह भी है कि यूरोपीय संघ से भेजे गए कुछ लोग, जैसे कि यूरोपीय संसद के सदस्य, उदाहरण के लिए, पता चला वे रूसी लोगों से पैसे ले रहे थे और वे वास्तव में इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि रूसी लोग उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे थे। कोविच, समझौता मत करो, डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यानुकोविच के पास मूल रूप से शायद यूक्रेनियों को दबाने की इच्छा नहीं थी। वह बस दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था। यह ईरानी क्रांति के एक और मामले से बहुत मिलता जुलता है, जब ईरान के शाह को दमन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। यानुकोविच ने भी यही किया। मुझे लगता है शुरू में जो हुआ, 100 लोग मारे गए थे। मेरी डैन का मन नहीं लगा।
इसलिए उसने समझौता करने का फैसला किया और इस पर बातचीत की। लेकिन फिर उसे डर लगने लगा कि इसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए वह भाग गया। उस समय सरकार नहीं थी, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण संसद की बैठक में वोट से हुआ, जिसमें यानुकोविच की पार्टी ने भी वोट दिया। हाँ, वह भाग गया है, अब वहां नहीं है, हमें और किसी की जरूरत है। उसकी अपनी पार्टी ने उसके खिलाफ वोट किया ताकि सरकार बना सके। फिर नई सरकार ने तुरंत चुनाव की तारीख तय कर दी ताकि वे इसे सही से दोहरा सकें और नई सरकार बना सकें। इसी बीच रूसियों ने क्रीमिया योजना शुरू की। सही है ना? उन्होंने इसके लिए कई सालों तक सावधानी से तैयारी की थी और पहले ही अपनी सेनाएं वहां तैनात कर दी थीं। बिल्कुल, उनके पास ठिकाने थे तो वहां उनकी सेना पहले से मौजूद थी। उन्होंने स्थानीय सत्ता संरचनाओं में खास तौर पर काफी गहराई से घुसपैठ कर ली थी। मतलब जब ये हुआ तो कई यूक्रेनी नौसेना के लोग रूसियों से मिल गए। इसी वजह से कीव में हड़कंप मच गया था, जहां नई सरकार चुनाव कराने और आगे की योजना समझने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए विरोध करना बहुत मुश्किल होता और इसी वजह से रूसियों के एजेंट्स से वे क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर बंदूक की नोक पर जनमत संग्रह की मांग करते हैं, जो कराया जाता है। जनमत संग्रह स्वतंत्र नहीं था, इसलिए यह अजीब है कि अचानक सभी रूस में शामिल होना चाहते हैं। यह बेतुका क्यों है? ओह, क्योंकि हमारे पास कुछ महीने पहले ही इसी तरह के सवाल का असली नतीजा मौजूद है। उन्होंने पूरे यूक्रेन में ये सर्वे किए थे, जिसमें उन्होंने यूक्रेन वासियों से पूछा था, क्या आप रूस का हिस्सा बनने का समर्थन करते हैं? वो ऐसे सवाल पूछते थे और हमें पता है 2013 से जब उन्होंने आखिरी बार ये सर्वे किया था, जिसमें क्रीमिया भी शामिल था, वहाँ सबसे बड़ी संख्या थी। मुझे लगता है कि लगभग 41% क्रीमिया वासियों ने हाँ कहा था। हम रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बहुमत नहीं था और ये पूरे यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिशत था। लुहांस्क में ये लगभग, मुझे लगता है 30% या कुछ ऐसा ही था। डोनेट्स्की में ये 25% था। फिर ये केंद्र और पश्चिम की ओर तेजी से घटकर एकल अंक में आ गया। और फिर से मेरे पास इसका डेटा भी है। तो हमें ये पक्का पता है कि जब आज़ादी से पूछा गया और लोग अपनी पसंद खुलकर बता सकते थे, तो क्रीमिया में 41% लोगों ने कहा हाँ, हम रूस में शामिल होना चाहते हैं। फिर अचानक लगभग 90% ने दिखाया कि वे रूसी संघ में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। ये पूरी तरह बकवास है, इसलिए कोई इस जनमत संग्रह को नहीं मानता। साथ ही मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही याद कर रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो स्वतंत्र बनो या रूस में शामिल हो जाओ। उनके पास यह विकल्प नहीं था कि ओ। ये भी एक और दिलचस्प बात है। हाँ, रूसियों के सभी तथाकथित जनमत संग्रहों में हमेशा यही पूछा जाता है कि क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। रूसी संविधान के तहत वे किसी और की भूमि को अपने में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कानूनी रूप से पहले इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देनी होती है और फिर कार्रवाई करनी होती है, यानी उन्हें अपने में मिलाना होता है। उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ भी यही किया था। याद करें, युद्ध से पहले उन्होंने जादुई ढंग से उनकी स्वतंत्रता मान ली ताकि बाद में उन्हें फिर शामिल कर सकें। उन्होंने यही काम खेरसोन और जापोरिजिया में तथाकथित जनमत संग्रह के साथ भी किया, जहां उन्होंने इसी बारे में पूछा था। यह रूसी संविधान की कानूनी पेचीदगी है कि पहले स्वतंत्र होना पड़ता है ताकि वे आपको मिला सकें। तो यह विचार और यह बात, कुछ लोग जैसे कि मिर्चामा अक्सर यह भी कहना पसंद करते हैं कि ओह, उन्होंने कभी उन्हें अपने में मिलाने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने स्वतंत्रता को मान्यता दी, लेकिन यह सिर्फ विलय की ओर एक जरूरी कदम है। बकवास है, जैसा कि उन्होंने बिल्कुल यही काम क्रीमिया के साथ किया था। और वहां भी बाद में प्रधानमंत्री ने कहा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी यूरोपियनों की बात सुनना, क्योंकि मर्केल ने उसे कहा था कि क्रीमिया से निपटने के लिए बल प्रयोग करने की कोशिश मत करो। हम यूरोपीय लोग आपकी इस समस्या से निपटने में आपकी मदद करेंगे। क्या यूक्रेनियों के पास इससे निपटने की सैन्य क्षमता थी? मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पहले से ही मजबूत रूसी मौजूदगी थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। यह दिलचस्प है कि विलय के समय मैंने लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी। आप मेरी अकादमिक वेबसाइट पर आगे की जानकारी देख सकते हैं। मैंने इसे फॉरेन अफेयर्स और कई प्रकाशनों को भेजा, पर किसी ने नहीं छापा, इसलिए ये मेरी वेबसाइट पर ही रह गए। मैंने कहा, देखो, कोई भी यूक्रेनियन की मदद नहीं करेगा कि वे क्रीमिया बलपूर्वक वापस लें। वे खुद भी शायद नहीं कर सकते, तो क्रीमिया गया। हालांकि अब आगे क्या होने वाला है कि रूसी बिल्कुल वही रणनीति दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। वे इसमें घुसपैठ करेंगे, वे इसे अस्थिर करेंगे,
वे इसे मूल रूप से एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि जब भी कीव में नई सरकार बने वह क्रेमलिन की इच्छाओं के अनुसार चले। वे इसे एक खुले घाव की तरह बनाए रखेंगे मूल रूप से, ताकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम तनाव बढ़ा देंगे, वहाँ लड़ाई होगी, और अगर आप सही व्यवहार करेंगे तो हम आपका प्रॉक्सी थोड़ा कम कर देंगे। वे ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक यूक्रेनी सरकार उस सही नीति पर वापस नहीं आ जाती जो क्रेमलिन चाहता है। मैंने कहा, अब समस्या है, वे फिर वही बहाना लगाएंगे कि रूसी भाषी और जातीय लोगों की रक्षा करनी है। वे हमेशा वही बात इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ, वे हमेशा किसी की रक्षा करते हैं। ओटोमन साम्राज्य में वे ईसाइयों की रक्षा करते थे। ठीक वैसे ही संघर्ष में हस्तक्षेप कर युद्ध शुरू करने की कोशिश की गई। तो यही है, ये दिलचस्प है। पुतिन और पीटर द ग्रेट में कई समानताएं हैं और पुतिन उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाकी पॉडकास्ट में भी इतिहास शायद ऐसा ही होगा। वो एक और पॉडकास्ट है क्योंकि समानता दिलचस्प है, क्योंकि पीटर द ग्रेट को जाना जाता है। वो व्यक्ति जिसने रूस लौटकर उन क्षेत्रों को वापस लिया जो उसके पास थे, खो दिए थे। महान पुनः संयोजक। और इसलिए पुतिन, हाँ, हम खुद को ऐसा ही मानते हैं। भविष्य में पॉडकास्ट आएगा, सब सब्सक्राइब करें। हाँ, वहाँ विचार है कि रूस ऐसी नीति अपनाने जा रहा है। मैंने उस समय लिखा था, आप मेरी वेबसाइट पर तारीख सहित देख सकते हैं। मुझे लगता है मार्च में, जब यह सब हुआ भी नहीं था, यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेन में भी नहीं। और मैंने कहा ठीक है, तो अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यूक्रेनियन बहुत संभावना है कि वे रूसियों के सामने समर्पण करने के बजाय विरोध करेंगे। यह मेरा अनुमान था और फिर से मैं इसी पर आधारित था। इसका एक हिस्सा इस पर आधारित है। मेरा मतलब है, मैंने यूक्रेन में 4 साल बिताए हैं। मैंने कीव में तब रहा था जब यह अभी भी 1980 के दशक में सोवियत संघ का हिस्सा था। और मुझे याद है, आप जानते हैं लोग क्या कहते थे जब आप कीव से बाहर जाते थे और पश्चिम की ओर जाते थे। मैं बस स्कूल शुरू कर रहा था, जैसे कि प्राथमिक स्कूल। इसलिए उस वक्त मुझे ये सब बेवकूफ़ी लगती थी, जैसे कि देखो ये पिछड़े यूक्रेनियन कैसे हैं, रूसियों को नहीं समझते, क्योंकि यही रवैया सिखाया जाता है। बाद में समझ में आता है, ओह रुको, यही असल में उनका मतलब था। लेकिन मुझे उनकी कुछ सोच याद है। और मैंने भी कुछ समय मरियुपोल में बिताया था। उस समय उसे जदानोवी कहा जाता था। वो एक बंद शहर था। तो इन सोचों को याद करना थोड़ा दिलचस्प है। और फिर मेरे माता पिता ने मुझे कब के बारे में क्या बताया था। ज़्यादातर दोस्त यूक्रेनी थे। उन्होंने क्या कहा और उनका नज़रिया क्या था। और मैंने सोचा, ठीक है, मुझे लगता है कि यूक्रेनी इसका विरोध करेंगे। और अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है? शायद उनके पास खुद से विरोध करने की क्षमता नहीं होगी, और इसलिए आखिरकार वे उकसाएंगे। विरोध उकसाएगा, रूस देखेगा कि उसकी रणनीति फेल है, और फिर वह जबरदस्ती आएगा। तब यूक्रेन रूस से अकेले लड़ेगा। मैंने सोचा, हमारे पास सही काम करने का मौका है। हमारे नज़रिए से, अगर आप संभावित लोकतंत्र और यूक्रेन के रूसी शासन के अधीन न जाने की चिंता करते हैं और यूक्रेनियों को उनकी आत्मनिर्णय की कोशिश में मदद करना चाहते हैं। सही होता कि पश्चिमी सैनिक पूर्वी यूक्रेन में तैनात किए जाते, क्योंकि रूसियों को उन पर गोली चलाने में शायद हिचकिचाहट होती, शायद मुख्य शब्द है। मुझे नहीं लगता वे ऐसा करेंगे। यह बहुत जोखिम भरा और पागलपन है। पश्चिम में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। यूक्रेनियन इसकी मांग नहीं करेंगे, इसलिए यह विकल्प तुरंत खत्म हो जाता है। फिर मैंने कहा, चूंकि सही रास्ता मौजूद नहीं है, हमें सम्मानजनक काम करना होगा, जो है यूक्रेनियन को बताना, अब आप लोग खुद ही संभालो, इसलिए बेहतर होगा कि आप रूसियों से कोई समझौता कर लो। सबसे ज्यादा संभावना यही है। सही है ना? और मैंने कहा, हम भी कोई इज्जतदार काम नहीं करने वाले। हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। हम कहेंगे कि हम आपका समर्थन करते हैं और बड़े बयान देंगे। लेकिन असली वक्त पर शेफील्ड ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमने हाल ही में कुर्दों को छोड़ दिया, हमने ईस्ट जर्मनों को छोड़ दिया, हमने चेक लोगों को छोड़ दिया, हमने हंगेरियन को छोड़ दिया, हमने बहुत सारे लोगों को इसी तरह छोड़ दिया। यही तरीका है जिससे हम अक्सर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा, बस यही है, शायद यही होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा वे अकेले नहीं हैं। यूक्रेनियन लोग विरोध करेंगे, जिससे उकसावा होगा। मूल रूप से रूसी योजना असफल हो जाएगी और रूसी पूरी ताकत से आक्रमण करेंगे और आपके पास युद्ध होगा। मैंने कहा, सबसे पहली चीज जो होगी वो यह है कि वहां एक नो मैंस लैंड बनने वाली है। पूर्वी यूक्रेन में एक ग्रे जोन बनेगी जिसे रूसी दावा नहीं करेंगे और यूक्रेनियन नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जैसे ये लोग साउथ ओसेटिया, अबखाजिया या मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ करते हैं। वही पुराना तरीका है। सही कहा? यही हुआ। रूस ने रणनीति लागू की। गिरकिन और उनके साथी घुसपैठ करने लगे। असल में उन्हें रूसियों ने फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग दी। उन्होंने कई स्थानीय लोगों को भर्ती किया और ओडेसा, खार्किव, दोनेत्स्क, लुहांस्क गए।
और उन्होंने मूल रूप से केंद्रीय प्रशासन पर कब्जा करने की कोशिश की और स्थानीय सुरक्षा तंत्र के कुछ लोगों को अपनी मदद के लिए तैयार किया। उन्हें ओडेसा से बाहर निकाला गया, जिसमें कुछ लोग मारे गए। यह सबसे प्रसिद्ध मामला है। लेकिन उन्हें खार्किव से भी बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने क्रामाटोर्स्क, स्लोवियांस्क, खासकर डोनेट्स्क में अपनी पकड़ बना ली। इसी समय यूक्रेनियों ने अपना आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया, है ना? इसलिए उन्होंने इन लोगों को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग किया, क्योंकि ये लोग अब गुंडों का झुंड थे। रूसी हथियार मिलने के बाद इन लोगों ने जल्दी जमीन खोनी शुरू की। फिर रूसियों ने असली सैनिकों के साथ हस्तक्षेप किया। मेरा मतलब है, उन्होंने निशान और सब कुछ हटा दिया। लेकिन हमें ठीक ठीक पता है कि रूसी सेना के कौन से हिस्सों से कौन कौन सी यूनिट आई थी। वे भारी टैंकों के साथ आए, भारी तोपखाने के साथ आए, और इसी समय उन्होंने यूक्रेनियों पर 2 हार थोप दी। बोल्टसोवा वही मशहूर जगह है जिसने मिन्स्क समझौता 1 और 2 की नींव रखी थी। सही है। और मिन्स्क समझौतों में यूलोविस्क देबोल्तसेव, ये 2 अहम लड़ाइयाँ थीं जो यूक्रेनियन हार गए। इसलिए उन्होंने सोचा, अभी की स्थिति को यहीं रोक देते हैं। अब रूस की मदद मिल रही है तो इन लोगों को नहीं निकाल सकते, इसलिए युद्ध विराम कर लेते हैं। वे मान गए। इस समझौते का मूल रूप से मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में इतनी सुरक्षा होनी चाहिए कि वे स्वतंत्र चुनाव करा सकें। उनके चुनाव यूक्रेनी कानून के तहत कराए जाएंगे और फिर वे इन क्षेत्रों की स्थिति तय करेंगे। इसकी निगरानी ओएसएससी द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तुरंत वैध हैं। बिल्कुल। तथाकथित अलगाववादी, जो कि असल में अलगाववादी नहीं हैं, ये रूसी लोग हैं। यह दिलचस्प है। मैंने पढ़ा था कि रूस मिन्स्क 1 और 2 में तीसरे पक्ष के रूप में था। ऐसा नहीं था कि ओह हम एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, हम एक पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। लोग इसे भूल जाते हैं। हाँ, वे भूल जाते हैं। अब वे याद भी नहीं रखना चाहते कि रूसियों ने आक्रमण किया था और हमने भी ऐसा किया था। अब हम इसके लिए मेडल देंगे और ऐसा करने वालों को फायदे मिलेंगे। तो अब वे पीछे जाकर उस सारे व्यवहार के मालिक बन गए जिसे हम जानते थे। मेरा मतलब है, हम जानते थे ये लोग कहाँ से आए थे, इसलिए वे झूठ बनाए हुए थे। सही है कि वे वार्ताओं में केवल शांति की इच्छुक पार्टी हैं, पर असलियत यह है कि उनका संरक्षित व्यक्ति। ऐसा कहें तो वे तुरंत चुनाव में बाधा डालते और निगरानीकर्ताओं को अंदर नहीं जाने देते, बल्कि धमकी भी देते थे। ओएसएससी ने कई रिपोर्टें प्रकाशित की जिनमें कहा गया कि हम कुछ भी निगरानी नहीं कर सकते। आखिरकार इन लोगों ने अपने ही चुनाव कराना शुरू कर दिया, यूक्रेनी कानून के तहत नहीं, बल्कि बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि याद रखिए, वहां का मकसद रूसी अल्पसंख्यकों की किसी समस्या को हल करना या ऐसा कुछ नहीं है। मकसद है इसे खुला घाव रखना ताकि दबाव बना सकें। मॉस्को के नजरिए से आप इसे स्थिर नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जब भी जरूरत हो दबाव बढ़ा सकें। और फिर यूक्रेनियन मूल रूप से 1.5 साल बाद, तो सबसे पहले लगभग 14,000 लोग वहां 8 साल में मारे गए, जिनमें से ज्यादातर की मौत पहले 1.5 साल में ही हुई। यही वह समय था जब सक्रिय लड़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद लड़ाई काफी हद तक शांत हो गई। पिछले 2 वर्षों में खुली आक्रमण से पहले कोई आम नागरिक नहीं मर रहा था। हर साल बस कुछ ही नागरिक मरते थे, वो भी ज्यादातर बारूदी सुरंगों पर कदम रखने से। मूल रूप से यही हो रहा था। बाकी सभी सैन्य थे। और जो हो रहा था वो ये था कि यूक्रेनियों ने नियंत्रण रेखा को सील कर दिया और इसका विकास शुरू कर दिया और बाकी क्षेत्र को उनके हाल पर छोड़ दिया। रूसियों ने वहां कुछ भी निवेश नहीं किया। उन्होंने खदानें बंद करनी शुरू कर दी। वह इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। असल में वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। कई लोग वहां से चले गए, ज्यादातर रूस और कुछ यूक्रेन गए। वह इलाका खाली हो गया और पूरी तरह से ठहराव आ गया। तो रणनीति पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। 2021 की शुरुआत तक पुतिन को समझ आ गया था कि ये तरीका अब नहीं चलेगा। उन्होंने आखिरी बार यूक्रेन की राजनीति को पार्टियों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की। और जब जेलेंस्की चुने गए तो वो रूस के साथ रिश्ते सुधारने के एजेंडे पर आए थे। वो रूसी बोलते हैं और इसी इलाके के हैं, है ना? वो क्रिवोई क्रिवेरिक से हैं और इसलिए उन्हें चुना गया था ताकि चलो इस मसले को एक बार में सुलझा लें। सही है ना? उन्होंने कोशिश की, गए, बात की, लेकिन पुतिन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो बस उनसे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो ऐसी रियायतें चाहते थे जो जेलेंस्की उन्हें दे ही नहीं सकते थे। वे चाहते थे यूक्रेन भी बेलारूस जैसा हो जाए। खैर, यूक्रेनवासी ये नहीं चाहते थे, खासकर क्रीमिया के नुकसान और फिर 8 साल की लड़ाई के बाद। उनमें से बहुतों ने रूसियों के बारे में अपनी राय बदल ली थी कि वे वास्तव में कितने दोस्ताना हैं और अब ये बात नहीं चल सकती थी। और इसीलिए पुतिन ने सोचना छोड़ दिया कि जेलेंस्की का। उसने डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया।
इसलिए यह असरदार नहीं रहा। उसने एक और पार्टी को फंडिंग शुरू की। पुतिन ने ये मेदवेदेरुक और अन्य लोगों के जरिए किया। उनके पास खुद का टीवी स्टेशन भी था और 2021 की गर्मियों में यूक्रेनी सरकार ने उस टीवी स्टेशन को बंद करवा दिया क्योंकि वो रूसी प्रोपेगेंडा मतलब यूक्रेन विरोधी प्रोपेगेंडा 24 घंटे चला रहा था। तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और इस पार्टी को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसे वे एक मुख्य माध्यम के रूप में देख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मेदवेदेव की कुछ संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दी। मुझे लगता है यही वक्त था जब पुतिन ने तय किया कि अब जोखिम लेना होगा। डोनाबास को अब व्यवस्था में रखकर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम रही। मैं यूक्रेनियनों को स्वेच्छा से राजी नहीं कर सका। मेरी 5वां स्तंभ बनाने की दूसरी कोशिश भी बुरी तरह विफल हुई। बस इतना ही। यूक्रेनियन अब पश्चिम की ओर अधिक मजबूती से बढ़ रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को रूसी प्रभाव में रखने का एकमात्र तरीका सीधा आक्रमण है। और यहाँ वे ब्लिट्जक्रिग की योजना बना रहे थे। यह बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत छोटी विजय युद्ध की योजना बनाई थी। इसका कारण यह है कि पुनर्लेखन इतिहास के विपरीत कुछ लोग जैसे एंजेला मर्केल कहते हैं कि उन्होंने मिन्स्क को जानबूझकर देर करने के लिए रखा ताकि यूक्रेनियन रूसी लोगों का सामना करने को तैयार हो सकें। हमने क्रीमिया के बाद कुछ नहीं किया, भगवान के लिए। हमने उन्हें कंबल भेजे, हमने उन्हें कुछ स्टिंगर मिसाइलें दी। ट्रंप प्रशासन ने पहले उन्हें जेवलिन्स दी थी। माफ कीजिए, स्टिंगर्स। हाँ, जेवलिन्स। हमें लगा था कि अगर रूसी कुछ करेंगे तो वह गुरिल्ला युद्ध जैसा होगा, क्योंकि कोई रूसी हमले का सामना नहीं कर सकता। उनके पास वो मशहूर की 3 दिन में वाली बात थी। वास्तव में यह पश्चिमी सैन्य का आकलन था और इसलिए रूसियों ने सोचा कि कीव पर कब्जा शायद 3 दिन में नहीं, लेकिन शायद 1 हफ्ते में हो जाएगा। मुझे लगता है वे क्राइमिया 20 जैसी स्थिति चाहते थे। जल्दी से घुसें, सरकारी इमारतों पर कब्जा करें और सब ठीक हो जाए। इसमें 2 हिस्से हैं। एक है वे साफ तौर पर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में क्षेत्रीय विलय करना चाहते थे। तो अगर आप देखें कि उन्होंने कैसे हमला किया तो साफ है कि उनका इरादा इस इलाके पर कब्जा करने और उसे नियंत्रित करने का था। इसे वे नोवोरोसिया या नई रूस कहते हैं। व्लादिमीर पुतिन बार बार कहते हैं कि ये क्षेत्र मूल रूप से रूसी हैं, जिसमें खासकर यूक्रेन का सबसे बड़ा रूसी भाषी शहर खार्किव भी शामिल है। आप जानते हैं इसमें लुहांस्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया, ओडेसा, पूरा काला सागर व आजोव सागर तट और रूस सीमा से लगे क्षेत्र शामिल हैं। शुरू से ही इसे कब्जा करने का इरादा था। उनके आक्रमण से साफ था कि वे इस क्षेत्र पर कब्जा चाहते थे। उन्हें कम विरोध की उम्मीद थी। अब वे इसे स्थायी बनाने गए हैं। स्पष्ट है वे जिसे कीव शासन कहते हैं उसे भी हटाना चाहते थे, है ना? वे सरकार और कीव का शासन बदलना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने कीव पर हमला किया। उनका सोच था कि जेलेंस्की या तो भागेगा, मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा, है ना? वे एक कठपुतली सरकार स्थापित करेंगे जो फिर उन क्षेत्रों की अलगाव को वैध कर देगी जिन्हें रूसी चाहते हैं और बाकी यूक्रेन को शांत करने की जिम्मेदारी लेगी। वहां भी चचन्या जैसा मॉडल अपनाया गया जैसे वहां सरकार बनाई थी। कादिरोव पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और युवावस्था में रूसी लोगों को मारते थे। अब आप जानते हैं वह उनके सबसे बड़े गुर्गे हैं। वे इसे पुतिन के कहने पर जागीर की तरह चला रहे हैं और यही विचार है कि हम कीव में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हम पर निर्भर हो। स्पष्ट है इस सब को लेकर खासकर पश्चिमी यूक्रेन में बहुत असंतोष होगा। तो यह सरकार हमारी मदद, खासकर सैन्य मदद पर ज्यादा निर्भर होगी। यह बिल्कुल बेलारूस जैसा ही होगा। यह सरकार खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ दमन का सहारा लेगी और फिर हम यूक्रेन को अधीन कर लेंगे। हम उसे टुकड़ों में बांट देंगे और अधीन कर लेंगे। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट था कि यही योजना थी। लोग भूल जाते हैं कि वे इसे लागू करने के करीब थे। उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। उन्होंने सही लोगों को रिश्वत दी और सही एजेंसियों में घुसपैठ की। इसलिए दक्षिण में उनकी प्रगति तेज और बिना रुकावट रही। यूक्रेनियों ने उन पुलों को नहीं उड़ाया था जिन्हें क्राइमिया से यूक्रेन के इस हिस्से में उनके प्रवेश को रोकने के लिए उड़ाया जाना चाहिए था। उनके पास बारूदी सुरंगों के नक्शे थे जिससे वे आसानी से निकल सके और गद्दारों को तैयार किया। वहां रूसी नजरिए से जो सहयोगी थे, पूर्व में मुहांसिस्क और दोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना बहुत जल्दी पीछे हट गई। उनके पास इससे निपटने को पर्याप्त सेना नहीं थी। कीव में वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर देख लिए। तो वे मूल रूप से बेलारूस से हेलीकॉप्टरों के साथ आ रहे थे
उन्हें देख लिया गया और असल में स्थानीय लोगों ने देखा। वहां सेना की टुकड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने गोली चलाकर हवाई अड्डे की रक्षा शुरू कर दी। समझे? और आखिरकार रूसियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने इसे इतना देर कर दिया कि रूसी कीव में घुसने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल नहीं ला सके। और तभी उन्होंने कीव में टुकड़ियां भेजीं और उसी समय यूक्रेनियन भी अतिरिक्त बल भेजने में सक्षम हुए और उन्होंने खुद ही रूसियों को कीव के दरवाजे पर रोकने में कामयाबी हासिल की। विडंबना यह है कि लगभग उन्हीं लाइनों पर जहां सोवियतों ने नाजियों के खिलाफ किलेबंदी तैयार की थी, नाजियों से लड़ने के लिए उन्हें इन जगहों का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए जब यह शुरू हुआ मुझे लगा मेरी भविष्यवाणी सच होगी और हम उन्हें छोड़ देंगे। इसी वजह से मैं गलत था, क्योंकि बाइडेन, यूक्रेनियन और पश्चिमी देश पूरी तरह सक्रिय थे। बाइडेन ने तुरंत तय किया कि वह यूक्रेन को गिरने नहीं देंगे। उन्होंने यूरोपीय प्रतिक्रिया संगठित की। मुझे लगता है कि यूरोपीय लोग शायद ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करते अगर अमेरिका ने नेतृत्व या समर्थन न किया होता। हम जानते हैं कि जब यूक्रेनियन जर्मनों के पास गए तो जर्मनों ने कहा कुछ दिन इंतजार करें, देखते हैं हालात कैसे हैं और किससे बात करनी है। कीव में कौन है? सही, हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि आप जानते हैं जेलेंस्की भाग जाएंगे और सरकार गिर जाएगी और सिर्फ वही यूक्रेनियन अकेले रह जाएंगे। उन्होंने इस सब के पहले कई हफ्तों तक अकेले ही लड़ाई लड़ी और जब उन्होंने रूसियों को रोकने में कामयाबी पाई तभी यूरोपियनों ने कहा ठीक है, शायद अब एक मौका है, शायद अब हमें उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेनियन वास्तव में यह सही तरीके से कर सकते हैं। और लोग भूल जाते हैं कि रूसियों ने ब्लिट्ज़क्रिग को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। यह उतना बुरी तरह से संगठित नहीं था जितना लोग दिखाना पसंद करते हैं। पीछे देखें तो जब यूक्रेनियन लड़े थे मैं वहां गया था। आप देख सकते हैं कि वे डाउनटाउन कीव के कितने करीब आ गए थे। यह पागलपन है। हाँ, नहीं नहीं। और इसीलिए पुतिन की जो रणनीति थी वह ऐसी तेज जीत पर आधारित थी जिसमें सरकार बदल जाए। यही वजह थी कि वह कुछ हद तक गलत थे। तो उम्मीदें दक्षिण के इस हिस्से में वैसे ही पूरी हुईं जैसा उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने यह भी कम आंका था कि यूक्रेनियन कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दिलचस्प बात यह है कि एफएसबीए ने, हमें पता है कि उन्होंने इससे पहले यूक्रेन में सर्वे किए थे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने किया था, यह जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सचमुच यूक्रेनियनों से पूछा आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर आज़ादी दिलाने आता है? आप उसे आक्रमणकारी, मुक्तिदाता या तटस्थ मानेंगे? और यह यूक्रेनियनों का बहुमत नहीं था जिसने कहा कि वे उन्हें आक्रमणकारी मानेंगे। यहां तक कि तब भी रूसियों ने सच में कहा कि वे उन्हें मुक्तिदाता के रूप में भी नहीं देखेंगे। वैसे तो अगर आप इसे देखें तो आप सोचेंगे ठीक है, आपको उनसे फूलों के साथ स्वागत की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका सर्वे यही बता रहा है। लेकिन एक सवाल और था, क्या आप रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाएंगे? आक्रमणकारियों के खिलाफ और बहुत से लोगों ने नहीं कहा, और मुझे लगता है कि यही वह बात थी जिस पर रूसियों ने मूल रूप से भरोसा किया था। क्या ऐसा है कि हाँ, वे हमें फूलों से स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन वे हमारे खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं? और वास्तव में संयोग से आजकल यूरोप में भी बहुत मिलते जुलते सर्वे किए जाते हैं और यूरोप के विशाल बहुमत लोग कहते हैं कि वे देश की रक्षा नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे बेवकूफ़ी भरे सर्वे बंद करो। आप आराम से घर में बैठकर काल्पनिक सवाल का जवाब दे रहे हैं, जबकि कोई आपके देश में आकर घर छीनने और बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो तो आप अलग सोचेंगे। लोगों से ऐसा सवाल पूछना बेवकूफ़ी है, लेकिन यही उन्होंने पूछा और कई यूक्रेनियनों ने नहीं कहा। लेकिन आप जानते हैं, इन हताश शुरुआती दिनों में जब सरकार ने मूल रूप से गोदाम खोल दिया और कहा जो भी हथियार लेना चाहता है हम उसे हथियार देंगे, आओ और कीव की रक्षा करो, अपने वतन की रक्षा करो। मैंने यूक्रेन के अलग अलग जगहों, गांवों और शहरों से वीडियो देखे जहां लोग मुख्य चौकों पर इकट्ठा हुए थे। हमें हथियार दो, और हथियार मिलने पर उन्होंने रूसियों पर तान दिए। वे कीव पर अपनी सरकार गिराने नहीं जा रहे थे। यही वह समय था जब मैंने लिखा। मार्च की शुरुआत में भी मैंने लिखा था, जब रूसी कीव की ओर बढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि मुझे लगता है कीव नहीं गिरेगा। मुझे लगता है कि यूक्रेनियन आखिरकार इसमें जीतेंगे, क्योंकि जब जनता के हाथ में हथियार आए तो वे सरकार से लड़ने नहीं बल्कि रूसियों से लड़ने गए, और इसी वजह से आप पूरी आबादी को हरा नहीं सकते। यह तरीका काम नहीं करेगा, और इसीलिए मैंने कहा था अब हम एक बहुत लंबी जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे शायद रूसियों को रोक देंगे,
लेकिन यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। और मैंने कहा था, हम अब एक शीत युद्ध द्वितीय की स्थिति में जा रहे हैं, जहां यूरोप को अब रूस से अलग होना पड़ेगा। उन्हें रूसी ऊर्जा रोकनी होगी, फसलों का स्थानांतरण और यात्रा पर सीमाएं शुरू करनी होंगी। मूल रूप से नया आयरन कर्टन गिरने वाला है, लेकिन यूरोप में इसकी जगह स्पष्ट नहीं है। एक बल्गेरियाई होने के नाते मैं आशा करता हूं कि इस बार बुल्गारिया उस पर्दे के पश्चिमी तरफ होगा। लेकिन मैंने कहा था, यह आ रहा है, यह अनिवार्य है, यह जरूर आएगा और हमें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। मैंने कहा था, यह युद्ध निर्णायक होने वाला है। यह सदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे संगठित करने और जवाब देने का तरीका तय करेगा कि हम अन्य खतरों से कैसे निपटेंगे, जैसे कि अमेरिका के नजरिए से, चीन उदाहरण के लिए। और अब तक ऐसा ही लगता है कि तब से यही हो रहा है। तो पहला सवाल बेशक 2014 की उस कॉल के बारे में है, क्योंकि रूस उस कॉल का बहुत इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे रूसी समर्थक अकाउंट्स भी उस कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं, ओह देखो, पश्चिम राष्ट्रपति के लिए विकल्प की योजना बना रहा था, लेकिन असल में कॉल उस बारे में नहीं थी। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री बनने की चर्चा में शामिल थे। क्या आप इसे और साफ समझा सकते हैं? हाँ, देखिए, इसमें समझाने के लिए और कुछ नहीं है। यानुकोविच यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जो गड़बड़ की है उससे आखिरकार कैसे बाहर निकला जाए। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप यानी ईयू के राजनयिक भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा कैसे रोकी जाए और यह न बढ़े। वहाँ अमेरिकी नीति का पूरा मकसद किसी तरह के समझौते के जरिए हिंसा को रोकना और यानुकोविच को सत्ता में बनाए रखना था, और इसी वजह से यानुकोविच ने ये नाम प्रस्तावित किए और फिर न्यूलैंड। उन्होंने वही किया जो राजनयिक करते हैं, यानी चर्चा करना कि किससे निपटना आसान होगा। और इसीलिए हम दोनों पक्षों को यह संकेत देंगे कि कौन होने वाला है। अब जानते हैं, हमारे लिए एक तरह से स्वीकार्य है, लेकिन फिर भी यह उनका फैसला है कि इसे कैसे करना है। जब आप वहां कहते हैं तो आपका मतलब यूक्रेनी फैसला है? हाँ, यह यूक्रेनी फैसला हमेशा होता है। असल में यही राजनयिक करते हैं। वे तय करते हैं किन लोगों से और कैसे बातचीत करनी है। जब वे चाहते हैं, सरकार जानना चाहती है। ऐसी ही सरकारें भी, क्योंकि वे यूरोपीय देशों और अमेरिकियों के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहती हैं। वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कौन लोग पश्चिमी विचारधारा के अधिक समर्थक हैं या कौन लोग अंग्रेजी बोलते हैं या ऐसी ही बातें। और ये सब बिल्कुल सामान्य बातचीतें हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम तख्ता पलट को प्रायोजित कर रहे हैं या हम प्रदर्शनकारियों को पैसे दे रहे हैं। ये सब बकवास है जो लोग फैलाते हैं। ये पूरी तरह से पागलपन है और यही असली संदर्भ है। असल समस्या ये है कि रूसी लोगों ने कॉल इंटरसेप्ट कर लीक कर दी। उन्होंने इसे पूरी तरह से संदर्भ से बाहर कर दिया और तुरंत इसे एक अलग रंग दे दिया। और इसी वजह से बहुत से लोग इसे ऐसे देखने लगे हैं जैसे कि ये इस बात का सबूत है कि हम बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। ये सच है कि अमेरिकी सरकार ने अपनी इतिहास में कुछ तख्ता पलट करवाए हैं। कोई इनकार नहीं करेगा, पर वो उनमें से नहीं था। यही बात है। हाँ, मैं दर्शकों को फिर समझाना चाहता हूँ। तो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और यूक्रेनी राष्ट्रपति कुछ मांगों को मानना चाहते हैं, तो वो अपने प्रधानमंत्री के लिए कुछ नामों का जिक्र करते हैं। वो उसे बदलने जा रहे हैं, सही है? क्या यही हो रहा है? वो उसे बदलने जा रहे हैं और वो ये नाम हमें देता है और हम कॉल में चर्चा कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा नाम ज्यादा उपयुक्त है। यही हो रहा है। वो तय नहीं कर रहे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हाँ, लेकिन रूसी लोग इसे ऐसे ही पेश करते हैं। हाँ, वो जा रहे थे। वे दोनों पक्षों को बताएंगे, फिर दोनों वैसे ही रहेंगे। उन्हें अमेरिकी की बात भी सुनने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल शायद थोड़ा कठिन हो। तो जैसा कि आपने बताया, 1992 में ही रूस में यूक्रेन पर हमला करने या सिर्फ क्रीमिया पर कब्जा करने, क्रीमिया को अपने अधीन करने की बातें हो रही थीं। यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर क्यों किए? यूक्रेन के नजरिए से बताएं, जितना संभव हो समझाएं, क्योंकि जवाब लंबा हो सकता है। ये एक बड़ा जवाब है। दर्शकों के लिए बहुत संक्षेप में, बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में साइन हुआ था। हाँ, बुडापेस्ट मेमोरेंडम को भी गलत समझा गया है। आमतौर पर इसे ऐसे दिखाया जाता है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा गारंटी के बदले उन्हें छोड़ने का फैसला किया। ऐसा नहीं हुआ था। दुर्भाग्य से जो हुआ वो ये है कि यूक्रेन के पास फिर से परमाणु हथियार नहीं थे। ये एक गलत फहमी है। जो हुआ वो ये था कि जैसे ही सोवियत संघ टूटने लगा, सोवियत सेना को ये चिंता होने लगी कि कहीं परमाणु हथियार गलत हाथों में न चले जाएं, और इसीलिए वहां दो तरह के परमाणु हथियार थे, टैक्टिकल परमाणु हथियार और स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार। स्ट्रेटेजिक हथियार बड़े परमाणु हथियार होते हैं, जैसे ICBM और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। इन सुरक्षा कोड्स तक सिर्फ मॉस्को में पहुंच है, यूक्रेनियनों को नहीं।
शायद कुछ समय बाद वे इन कोड्स को तोड़कर इन्हें चलाने में सक्षम हो जाएं, लेकिन वास्तव में उनके पास इन हथियारों का संचालन नियंत्रण नहीं है। टैक्टिकल परमाणु हथियारों की बात बिल्कुल अलग है। यूक्रेन में इनके कई हजार हैं और इसलिए स्वतंत्रता शुरू होने से पहले ही इससे 1 साल पहले सोवियत सेना इन परमाणु हथियारों को यूक्रेन और बाकी सभी जगहों से बाहर ले जाना शुरू कर देती है ताकि ये गलत हाथों में न पड़ें। इन्हें रूस में इकट्ठा किया जाता है और इसलिए जब तक ये चर्चाएं शुरू होती हैं तब तक यूक्रेन में कोई भी सामरिक परमाणु हथियार नहीं बचा होता। अब केवल रणनीतिक हथियार और कुछ डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि रणनीतिक बम वर्षक बचे हैं, जिनके लिए यूक्रेनियों के पास कोई संचालन क्षमता नहीं है। उनके पास कोड या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यानी यूक्रेन के पास वार्ताओं में कोई परमाणु हथियार नहीं है। उसके पास शायद भविष्य में एक बनाने की क्षमता हो सकती है ना? उसके पास ज्ञान तो है, यह तो स्पष्ट है। मेरा मतलब है यूक्रेन वही जगह थी जहां वे रॉकेट वगैरह बना रहे थे। तो हाँ, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। निश्चित रूप से उनके पास किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं है ना? और ये छोटे नहीं, बड़े वाले हैं। आप जानते हैं, आप ICBM दागते हैं जो अंतरिक्ष में जाता है और फिर नीचे आता है। आप उसे कुछ किलोमीटर दूर नहीं दाग सकते। हमारे नजरिए से मूल रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि वे परमाणु हथियार रखने की संभावना को छोड़ दें। और समस्या का एक हिस्सा यही है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे एक संभावित परमाणु शक्ति बन जाएंगे जो वास्तव में परमाणु शक्ति नहीं है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब रूसियों के पास इसमें दखल देने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। इन्हें निष्क्रिय करने के लिए पहले हमला करना होता है ना? यही कहा जाता है, निवारण साहित्य में इसे कहा जाता है, आपके पास फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज है। फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज का मतलब है, अगर मैं पहले जाऊं और आप पर हमला करूं, मेरे पास आपके परमाणु शस्त्रागार को निष्क्रिय करने का मौका है जिससे आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और इसलिए जब आपके पास या तो यूक्रेनियनों की तरह गैर क्रियाशील परमाणु क्षमता होती है या आपके पास बहुत कम परमाणु हथियार होते हैं। जब आपके विरोधी के पास बहुत सारे होते हैं, जैसे रूसियों के पास थे, तो आप इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और इसलिए हम जानते हैं, इसीलिए शीत युद्ध में दोनों पक्षों ने सेकेंड स्ट्राइक क्षमता विकसित की, जिसका मतलब है मैं एक प्रारंभिक परमाणु हमले को झेल सकता हूं और मेरे पास इतनी ताकत बची रहेगी कि मैं जवाबी हमला कर सकूं जो विनाशकारी होगा। इसीलिए आपको पहले हमला करने का कारण या फायदा नहीं है। यही म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की सोच है। आप यूक्रेन को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जहां उसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन वह उन्हें पा भी सकता है। और इसीलिए यह बहुत खतरनाक है कि रूसी इसे कैसे लेंगे। सही कहा। असल में वे यह कहकर बल प्रयोग शुरू कर सकते हैं कि वे यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनने से रोक रहे हैं, और वे देखेंगे कि दुनिया भर में इसके लिए बहुत सहानुभूति है और यही सोच का हिस्सा है। और यूक्रेनियन वे इसे समझते हैं। वे इसे समझते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं, अगर आप अभी हम पर हमला करते हैं तो हम खुद को परमाणु हथियारों से बचा सकते हैं। और इसीलिए पूरी बात यह है कि जब वे इस पर बातचीत करते हैं तो उनके पास बातचीत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। वे कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए उन्हें खराब सौदा मिल रहा है। बस यही है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम शुरू से ही दिखावा था और वे यह जानते थे। जैसे सोवियत लोग नाटो पर बातचीत में बेवकूफ़ नहीं थे, वैसे ही यूक्रेनी लोग भी बुडापेस्ट पर बातचीत में बेवकूफ़ नहीं थे। उनके पास बहुत कमजोर स्थिति थी और उन्हें बहुत कमजोर वचनबद्धता मिली। वास्तव में यह इतनी कमजोर थी, जब उस पर हस्ताक्षर हुए तो उसे बातचीत करने वाले प्रमुख लोगों में से एक पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी टिप्पणी थी, यह हमें कुछ भी नहीं देता। उन्होंने कहा, अगर रूसी कल क्रीमिया में आते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। वे जानते थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। और सच तो यह है कि हाँ, रूसियों ने, आप जानते हैं, इसे बेचा। ब्लेयर और क्लिंटन ने भी, उन्होंने भी निश्चित रूप से इसे बेचा इस उपलब्धि के रूप में और सुरक्षा गारंटी। लेकिन वह एक झांपन था जिसमें वास्तव में किसी ने कुछ खास गारंटी नहीं दी थी। और इसीलिए हमें इस बारे में बात करते समय इसे याद रखना चाहिए। क्यों? क्या वे सहमत हुए? यूक्रेनियन जानते थे कि वे रूसियों के साथ समस्याएं झेल रहे हैं, इसलिए मदद के लिए कोई भी समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वे कमजोर थे। मुझे यकीन है कि एक और हिस्सा था जहां मुझे लगता है सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेनी अर्थव्यवस्था रूसी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा खराब स्थिति में थी। 90 के दशक में जीडीपी का 60% चला गया। शायद इसका भी रोल था। वे सोच रहे थे, हम दुनिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हाँ, हम दुनिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। विचार यह था, हमने कहा, अगर आप ऐसा करते हैं, हम यानी अमेरिका, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, आप जानते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए। यही उनका मकसद था।
तुरंत फायदा हो रहा था सही है ना? और आखिरकार उन्होंने इसे पूरी तरह से कर दिखाया। मुझे लगता है हम आज यहीं खत्म करेंगे। हाल की कुछ खबरें हैं, फिर मिलेंगे। मुझे पता था कि ये शानदार पॉडकास्ट होगा, क्योंकि जो ट्वीट्स आप लिख रहे हैं वो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए नहीं है, ये सच में शैक्षिक ट्वीट्स हैं। यहां तक कि इस आक्रमण के 3 साल बाद भी, 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, मैं अब भी ऐसी बातें सीख रहा हूं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं नीचे आपके ट्विटर का लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिए। क्या और कोई लिंक देना है? नहीं, मेरा मतलब है मेरी ब्लॉग साइट slanshov.org है। मैं उसका लिंक दूंगा, बट लगता है आप ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, ट्विटर पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ।